दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने एक झटके में जो भी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते हैं ना, उनको साइडलाइन कर दिया था। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, शंकराचार्य जी हों, उमा भारती हों, जसवंत सिंह जी हों या यशवंत सिन्हा, ये जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको मार्गदर्शक मंडल बनाया और उसमें शिफ्ट कर दिया ताकि सत्ता से बाहर किया जा सके। और जो सत्ता का जो पावर सेंटर है यानी उसकी जो का रिमोट है वो मोदी जी के हाथ में रहे और उन्हें भविष्य में कोई खतरा ना हो। खैर दोस्तों, अब क्योंकि मोदी जी हैं वो उनका जन आधार है, कम से कम गुजरात में तो वो जन आधार वाले नेता हैं ही हैं। और उस टाइम जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उस टाइम उनका एक जलवा हुआ करता, हर किसी की उसमें मोदी जी यही हुआ करता। तो उन्होंने इसी का बेनिफिट उठाया और जो बड़े नेता हुआ करते जो कभी उनको खतरा महसूस हो सकते थे कभी भी, तो उनको कर दिया बाहर का रास्ता। अब यही जिम्मेदारी उन्होंने डाली स्टेट्स की। और स्टेट्स में अगर हम हरियाणा की बात करें तो उन्होंने हरियाणा के अंदर ये जिम्मेदारी दी मनोहर लाल खट्टर जी को। अब मोदी जी की एक वो है कार्यशैली जिसको खट्टर साहब ने भी अडॉप्ट किया, वो ये है कि कमजोर नेता को ज़्यादा बड़ा पद दे दो ताकि उस पद के उसमें लालच में वो आदमी कभी भी बगावत ना कर सके। और अगर मान लो कभी बगावत करता भी है तो उसको एक झटके में बाहर किया जा सके। क्यों? क्योंकि उनका जन आधार होता नहीं। तो इसलिए ये उनकी कार्यशैली थी या ये तरीका था, ये उनका बहुत कामयाब रहा। और खट्टर साहब को भी उन्होंने मोदी जी ने हरियाणा में इसलिए यही जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि खट्टर साहब का खुद का कोई जनाधार नहीं था, उन्होंने कोई चुनाव लड़े नहीं थे, जबकि मोदी जी तो चुनाव लड़ कर इतने नीचे से ऊपर आए थे। तो खैर, जब खट्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी मोदी जी के आदेशानुसार कहिए या उनकी स्ट्रेटजी के अनुसार कहिए वही यहाँ काम करना शुरू किया। और जो यहाँ कद्दावर हरियाणा के अंदर जो कद्दावर नेता हुआ करते उनको धीरे धीरे साइडलाइन लगाना शुरू किया। अब उनके अंदर ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, ये राव इंदर जी थे, रामविलास शर्मा जी हैं, या फिर ये अपने अनिल विज जी हैं, या और इस तरह के जो पहले से मजबूत नेता थे जिनका जो जनाधार था, उनको उन्होंने धीरे धीरे बाहर का रास्ता बाहर करने के लिए रास्ता तलाश करने की कोशिश की। तो उसमें धीरे धीरे का तात्पर्य ये था कि क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर जी का तो वो है नहीं जनाधार, उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं था। और ये जो नेता हुआ करते ये जन आधार वाले नेता हुआ करते, अगर इनको मोदी जी की तरह जैसे मोदी जी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया इसी तरह बना देते तो बगावत हो सकती थी और वो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए नुकसानदायक होती। खैर चलिए, पहले तो ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी को साइडलाइन किया और फिर राव इंदरजीत जी को किया, उसके बाद फिर अपने ये रामविलास शर्मा जी थे उनको किया। और अब जो सबसे मजबूत नेता हरियाणा के अंदर हुआ करते वो हुआ करते अनिल विज जी। तो बाकी जो नेता थे वो तो सॉफ्ट टारगेट थे, क्योंकि अगर राव इंदरजीत जी की बात करें, ठीक है दक्षिण हरियाणा के नेता है लेकिन वो कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस में वापस जा नहीं सकते थे। और नेता इतने बड़े थे कि पूरे दक्षिण हरियाणा में उनका एक छत्रराज था, तो इसलिए उनके साथ भी थोड़ा धीरे धीरे चलने की पॉलिसी अपनाई और अनिल विज जी हैं उनके साथ भी। तो उनको राव इंदरजीत जी को तो कर दिया साइडलाइन। अब इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है अनिल विज जी में, लेकिन अब अनिल विज जी को भी साइडलाइन कर दिया पूरी तरह से। और अब इस चीज का जो सबूत है ना वो खुद अनिल विज जी ने दे दिया। लेकिन पहले तो मैं थोड़ा बताऊंगा कि अनिल विज जी को बाहर करने के लिए कैसे क्या किया। जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी सीएम बने थे तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मुख्यमंत्री के बाद सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण पद होता है वो होम मिनिस्टर का होता है, तो वो होम मिनिस्टर का पद दिया अनिल विज जी को। लेकिन उसमें सीआईडी का जो काम था वो रखा अपने पास, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने। लेकिन उस सीआईडी की रिपोर्ट्स और क्योंकि पूरे उसके अंदर सीआईडी एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो हर एक, चाहे वो नेता हो, जनता हो, विभाग हो, कोई भी हो, उनकी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के पास जाती है, या फिर वो अगर होम मिनिस्ट्री के तहत है तो वो होम मिनिस्ट्री के पास जाती है। तो वो इसके ऊपर झगड़ा होता रहा है कि सीआईडी किसके पास हो। अनिल विज जी है उसको झगड़ा करते रहे, अपने ऊपर लेते रहे, या फिर जैसे अनिल विज जी के और जो फाइल हुआ करती उनको रोक दिया था, उनके ऊपर वो झगड़ा लेके ना वो अपने पास ले, मतलब उनकी इमेज बना दी एक तरह से झगड़ालू नेता की अनिल विज जी की।
उसके बाद चुनाव हुए दोस्तों 2019 में। 2019 में उनको कम महत्वपूर्ण का पद दिया गया ताकि और उनका कद कम किया जा सके, और फिर उनकी और जो काम हुआ तो उनमें डिले करने लगे धीरे धीरे। यानी अनिल विज जी को भी ये पता लगने लग गया कि अब तुम्हारी जो वो राजनीति है वो खत्म होने जा रही है, और मनोहर लाल खट्टर जी खत्म करने लग रहे हैं। हालांकि वो उस टाइम के नेता हैं जो कोई बीजेपी में नाम लेने वाला, बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था हरियाणा के अंदर, इसलिए इतना जल्दी तो वो भी नहीं अपने आप को खत्म कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भी टक्कर लेने की कोशिश की। कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद जब अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। उसके बाद जब नायब सैनी जी को बनाया गया तो उसके ऊपर भी उनके खुल कर उन्होंने आलोचना की, और सैनी साहब को उन्होंने उड़न खटोले वाला सीएम बनाया। तो जब जब उन्होंने बगावत करने की सोची या पार्टी लाइन से थोड़ा बाहर जाने की सोची, तब तब जो पार्टी हाईकमान है उनकी तरफ से पलटवार भी किया गया, और मजबूत पलटवार किया गया। जब उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को ये कहा कि वो तो हमेशा आसमान में ही रहते हैं, उड़न खटोले में रहते हैं, उसमें जनता की उनके प्रॉब्लम से उनको क्या मतलब, तो उनको सेंट्रल हाईकमान से नोटिस दिया गया, और उसमें उनको कड़ी चेतावनी दी गई। और उसका ये नतीजा है कि वो न सिर्फ चुप हुए बल्कि उनको खुद भी इतना ये महसूस होने लग गया कि अब बीजेपी में आने वाला टाइम उनका नहीं है, और उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी वो हद से ज़्यादा होने लगी। और इसी फ्रस्ट्रेशन का सबूत दोस्तों पिछली बार जब ये बिहार में मोदी जी की माँ की गाड़ी का वो आया था, प्रकरण आया था, तो हरियाणा में भी अम्बाला उस प्रदर्शन हुआ, और उसमें अम्बाला में अनिल विज जी ने भी प्रदर्शन किया था। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसमें एक वीडियो उसका वो दिखाया भी था कैसे रोड पर चलते हुए अनिल विज जी ने एक महिला कार्यकर्ता को मुक्का मार दिया था। तो वो उसी फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा था। तो उसी फ्रस्ट्रेशन के कारण दोस्तों जब अनिल विज जी गलती पर गलती करते रहे, कभी तो अपने विरोधियों को पागल कुत्ता कहने लगे, कभी उनको हरियाणा से बाहर करने का कोई इस तरह के एलिगेशन, यानी एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि बदजबानी, तो वो करने लगे। तो इससे उनकी जो नेगेटिव, अनिल विज जी की जो छवि थी वो नेगेटिव होती गई। और अब अनिल विज जी को ये बिल्कुल लगने लग गया कि आने वाला टाइम बीजेपी में उनके लिए नहीं है। तो उन्होंने दोस्तों अभी कल ही की मैं एक वो देखने लग रहा था, उन्होंने एक एक्स ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोस्ट की, आप मेरे थंबनेल में भी देख लें इस पोस्ट को। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि अम्बाड़ा कैंट के अंदर पैरेलल सरकार चल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उस पैरेलल सरकार के अंदर पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद है। यानी किसका आशीर्वाद है उन्होंने स्पष्ट तो नहीं लिखा पार्टी हाईकमान, लेकिन कहा है कि पार्टी के ही कद्दावर नेताओं का उसमें हाथ है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। और उन्होंने अपने जो समर्थक थे उन्हीं से पूछा कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कहने का तात्पर्य ये है कि कल का जो उनका ट्वीट था उसमें उन्होंने इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई और इतनी हताशा दिखाई उन्होंने, आके वो खुद कार्यकर्ताओं से पूछ रहे कि भैया मेरी नहीं चलती है अब, और अब तुम बताओ मैं क्या करूं इस सिचुएशन में जब पैरेलल बीजेपी चलने लग रही है, पहले पैरेलल सरकार चलने लग रही है। यानी उन्होंने अपने पद के खिलाफ उन्होंने कहा था अम्बाड़ा कैंट, और अम्बाड़ा कैंट से वो हैं विधायक, तो अम्बाड़ा कैंट के बारे में कहा था कि अम्बाड़ा कैंट में मेरे पैरेलल बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है उनका कि अब मेरे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करवा सकता, और जो दूसरे नेता हैं उनका कद मेरे से बड़ा हो चुका है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन थी कल के ट्वीट के अंदर। आप इसमें मेरे थंबनेल में जाकर देख सकते हैं, अनिल विज जी ने जो एक्स हैंडल पे वो ट्वीट किया था, वो ट्वीट की मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है थंबनेल के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी हरियाणा के अंदर कद्दावर नेता थे वो साइड लाइन लग चुके हैं, और उनका अब बीजेपी के अंदर कोई भी भविष्य नहीं है। और अब उनमें सबसे लेटेस्ट कड़ी है अनिल विज जी की। तो अनिल विज जी का भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी से बिल्कुल करियर खत्म हो जाएगा, जैसे राव इंद्रजीत जी का किया गया, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, रामविलास शर्मा जी का, और अब अनिल विज जी का। तो अब ये है देखना ये है दोस्तों कि अब अगला नंबर किसका आएगा कि जिसको पार्टी से बाहर किया जाए या इतना कमज़ोर किया जाए कि वो कुछ कर भी ना सके। ये तो हालांकि मैं अपना आइडिया लगाऊं कि कौन हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो किरण चौधरी जी हो सकते हैं कि इन 4 सालों के अंदर मुझे लगता है कि किरण चौधरी जी का भी जो प्रभाव है वो उनको प्रभावहीन कर दिया जाएगा किरण चौधरी जी को। बाकी मेरा अपना आकलन है, ये नहीं है कि कहीं से कोई रिपोर्ट हो या सूत्रों से जानकारी मिली हो या ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मेरा अपना मानना है
कि ऐसा होगा, लेकिन ये कार्यशैली है दोस्तों मोदी जी की कार्यशैली है सेंटर के अंदर और हरियाणा के अंदर खट्टर साहब की शैली है। और जितने भी मेन नेता थे अब वो हाशिए पर जा चुके हैं और न उनके लिए कोई जगह मेरे को दिखाई दे रही, न उनके परिवार के आगे जो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कोई जगह दिखाई दे रही है। तो ये कार्यशैली है खट्टर साहब की और ये हरियाणा बीजेपी की। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी पार्टी के लिए, जब पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, तो तब उस टाइम पर उन लोगों ने पार्टी का झंडा उठाए रखा और आज उन लोगों के साथ ऐसे वो किया जा रहा है। तो ये मुझे तो अनुचित लग रहा है। बाकी राजनीति है, राजनीति में अपना अपनी कार्यशैली होती है, अपने अपने नेता की सोच होती है। अब क्या उसमें वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, तो उनका मामला है दोस्तों। खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन ठीक नहीं तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इसी तरह के आकलन आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।